सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये ऑडिटर्स के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे। बेटा अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिट हो जाए और आप लोग जब पढ़ो तो आपको पता भी चले कि क्या है क्या नहीं। अच्छा चलो बेटा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद डैश। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि गाइडेंस एंड नोट के हिसाब से, कि ये चारों करेक्ट है बेटा। तो योर आंसर इज यस, ये चारों करेक्ट है, ऑल दी अबाव। याद रखिएगा ऑल दी अबाव। अच्छा चलिए, ऑल दी अबाव के बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल statement to enable the auditor to express an opinion। तो किस पे ओपिनियन देना पड़ता है ऑडिटर को? तो ये देखो, ये ऑप्शन सी, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट है। मतलब ये आंसर करेक्ट है बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाइड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कायदे के हिसाब से रूल्स बनाए हैं, द ऑडिटर गिव ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, क्या व्यू प्रेजेंट करेगा? बताइए, मैंने पढ़ाया है यस एवरीवन, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा। अच्छा फिर लिखा है द टर्म जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेवर इंक्लूड। गाइस देखो, कैश फ्लो तो सब में आएगा, एक्सप्लेनेटरी नोट भी आएगा, सप्लीमेंट्री कोई शेड्यूल है वो भी आएगा, लेकिन ये चेयरमैन का स्टेटमेंट यानी चेयरमैन का स्पीच, इसको हम क्यों रिकॉर्ड करें? तो इसीलिए इसमें ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा पांचवा आते, इनमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है बेटा? एरर ऑफ ओमिशन, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। पूरी एंट्री ही खा गया, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, बराबर है। तो देखो पहला 500 रुपए का सेल है विच वॉज रिटर्न इन द परचेज जनरल। देखो लिखा है, भले कुछ भी हो, सेल को परचेस में लिखा है बट ये ओमिशन नहीं है। अच्छा, वेजेस मोहन को दिया हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अरे दिया मतलब क्रेडिट होना चाहिए, बराबर है, तो ये लिखा है लेकिन ओमिशन नहीं है। अच्छा टोटल सेल है जर्नल का पूरा सेल अकाउंट में वो पोस्ट ही नहीं किया है बेटा, तो मुझे बताइए ये हो गया ना फाइनल आंसर। इसी को तो कहते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन, बराबर है। अच्छा चलिए आगे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा। देखो क्या लिखा है, इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है? पहले तो ये जानिए एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा। बोलते हैं ना, द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी ट्रांजैक्शन गोल्डन रूल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया, उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, 600 रुपया मिला गणपत से, उसको डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में, ये तो सही बात है। 2000 का परचेस हुआ है, उसको एंटर किया सेल जनरल में, देखो परचेस में आना चाहिए था, गलती से सेल में रिकॉर्ड कर दिया, तो भाई ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। लॉजिक समझ में आ रहा है? सी वाला भी देख लीजिए, रिपेयर्स टू द बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, सही बात है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये तो सही किया है, तो गाइस आंसर बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग डू नॉट अलाउड डैश। देखिए पहला, करेक्ट द टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, रिकॉर्डिंग में तो ये होता ही है गाइस। करेक्ट द टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस टू बी एग्री, बराबर है। मतलब कि स्टूडेंट्स आंसर आएगा नन ऑफ दिस, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? देखिए ट्रायल बैलेंस पे कौन कौन सा एरर अफेक्ट करेगा? तो पहला, रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। गाइस ये तो सही बात है, बिल्डिंग को रिपेयर किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा टोटल परचेज ऑफ ₹2000, गाइस द टोटल परचेज जर्नल इज ₹2000 शॉर्ट, यानी जर्नल में 2000 रुपया परचेज अकाउंट में कम पड़ रहा है। अच्छा गाइस इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा।
जाएगा, आंसर बी आने वाला है, क्योंकि बाकी का सब करेक्ट है बेटा। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेट में गाइस एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? देखो, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, इससे ट्रायल बैलेंस को कोई लेना देना नहीं है बेटा। राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द अदर साइड गाइस, ऑन द करेक्ट साइड, बराबर है। देखो अभी क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? तो बेटा राइटिंग द अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, बराबर है। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री सही मारा है बट अकाउंट में अमाउंट में रॉन्ग लिखा है। अच्छा, रॉन्ग टोटलिंग, तो गाइस आंसर बी आने वाला है, याद रखिएगा। अच्छा, द टोटल सेल्स बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन, was not posted to the ledger, so this is dash। सेल्स बुक को लेजर में ही पोस्ट नहीं किया, मतलब गाइस अक्का एंट्री खा गया, इट इज एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 500 रुपया, यानी गाइस 500 रुपया बढ़ा दिया, ओवरकास्ट कर दिया, बराबर है सेल्स बुक को, इट इज एरर ऑफ, बोलो क्या, एरर ऑफ कमीशन, बराबर है। ये चीज याद रखना बेटा। आगे आते हैं, द टोटल ऑफ द फोलियो इन द सेल्स बुक 1000 वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 100, यानी था एंट्री 1000 रुपए का, मारा 100 रुपए का, बराबर है। ये एरर ऑफ कमीशन है। गाइस आप बोलोगे कैसे बेटा, एरर ऑफ कमीशन में 3 था ना, पोस्टिंग एरर, कास्टिंग एरर एंड मैथमेटिकल एरर, लॉजिक समझ रहा है, तो ये मैथमेटिकल एरर है। चलो आगे आते हैं, सेल्स टू राम 143, उसको रिकॉर्ड किया 134, ये भी मैथमेटिकल एरर है, मतलब एरर ऑफ कमीशन है। अच्छा, सेल्स टू मीना 143 रिकॉर्डेड एज अ मीनू एज 143 रुपीज, गाइस ये भी राइटिंग मिस्टेक है बेटा, ये भी एरर ऑफ कमीशन आ जाएगा, मीना का मीनू कर दिया, बोलो। चलो आगे आते हैं, द गुड्स वैल्यू ऑफ 376 वर रिटर्न्ड बाय राम, राम ने वापस दिया, वर टेकन इनटू द स्टॉक ऑन द सेम डेट, लेकिन एंट्री ही मारा नहीं बुक्स में, बेटा जब एंट्री ही नहीं मारेगा तो क्या होएगा, एरर ऑफ ओमिशन। अब क्रेडिट सेल, गलती से उसको परचेस में डाल दिया, गाइस एंट्री गलत मारा, बराबर है। यानी कि जब हम लोग गाइस ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में या जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने के टाइम पे कुछ गड़बड़ करते हैं, तो इट इज गाइस एरर ऑफ ओमिशन, बराबर है। याद करो, ओमिशन में 3 था, मैथमेटिकल, कास्टिंग, पोस्टिंग, तो ये पोस्टिंग वाला है। अच्छा, रिपेयर्स ऑफ अ न्यू परचेस सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर्स एक्सपेंस अकाउंट, गाइस नया मशीन, न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, तो इसमें तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। भाई साहब आपने तो इसको एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा, रिपेयर्स टू मशीनरी हैड बीन चार्ज्ड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब गाइस मशीनरी का रिपेयर को मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, एंट्री गलत मारा है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट में जाएगा, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, दिस इज अगेन एंट्री गलत मारा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, गाइस कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, इट इज एरर ऑफ ओमिशन। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं बेटा, इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? तो बेटा पहला क्वेश्चन, रिपेयर्स को रॉन्गली डेबिट किया गया है बिल्डिंग अकाउंट में, इससे बिल्डिंग गाइस दिखेगा कम, याद रखिएगा, बट एवरीवन ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं होगा। परचेस को गाइस 1000 रुपये से शॉर्ट में जर्नल एंट्री मारा है, डोंट यू थिंक ये इसके पहले वाला एक क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, if a purchase return of 84 has been wrongly posted to the debit of the sale returns account but had been correctly entered in the supplier's account and the total of trial balance would show, guys अभी देखिए क्या बोल रहा हूं, 84
बराबर है। मुझे एक बात बताइए, अगर 84 रुपए का रिटर्न है, बराबर है, उसको हमने डेबिट में पोस्ट किया है सेल्स रिटर्न अकाउंट के, लेकिन उसको करेक्टली एंटर किया है सप्लायर्स अकाउंट में, सो जो ट्रायल बैलेंस रहेगा ना उसमें क्या शो होगा? मुझे बताइए 84 का डबल कितना होगा? गाइस पहले तो 8 का डबल 16 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 168। मतलब कि जब दोनों साइड में गाइस 84 में गड़बड़ रहेगा, so the debit side would be 168 more than the credit side। ऐसा वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे सुनिएगा बेटा, 23वां क्वेश्चन है, अ परचेज ऑफ 1870 बाय चेक हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड इन द कैश बुक एज 1780। गाइस इसमें क्या होगा? ये देखिए 1870 में से 1780 को लेस करो तो आंसर 90 रुपया आएगा। मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया लेकिन कैश में एंट्री मारा और एंट्री भी 90 रुपया कम मारा है, तो इससे बैंक में 90 रुपया ज्यादा दिखेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा रहता है। अच्छा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड, अकाउंटेंट को मालूम पड़ा कि क्रेडिट जो साइड है वो 1500 से शॉर्ट है। इसका मतलब गाइस जो डिफरेंस रहेगा वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? गाइस देखिए ना, यहाँ पे लिखा आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जब एक अकाउंटेंट, ऑडिटर नहीं, अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि हमने सब बना दिया बराबर, लेकिन सारा ये 1500 का हिसाब नहीं मिल रहा, तो गाइज उसको एक अकाउंट में डाल देने का, जिसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। कोणाला माहित नाही, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा आगे सुनिए क्या लिखा है गाइज, नेक्स्ट 25, द अकाउंट ऑफ द फर्म मेसर्स एबीसी इज अनेबल टू टैली द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस। बराबर है। अभी देखिए बेटा, सेल्स का एंट्री है 1250, अरे सॉरी 12500, परचेस का बेटा एंट्री है 10,000 और मिसलेनियस का एंट्री है गाइस 2500। अभी क्रेडिट का टोटल 15,000 हो रहा है और डेबिट का टोटल 10,000 हो रहा है, तो इसमें जो डिफरेंस है आ रहा है ट्रायल बैलेंस, वो किसकी वजह से आ रहा है? तो पहला, रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सेल्स अकाउंट, नहीं बेटा सेल्स तो सही प्लेस किया है। अच्छा, इनकरेक्ट टोटलिंग, अच्छा टोटल तो जो आ रहा है वही किया है। अच्छा, रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो ये डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट? क्योंकि गाइस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो भाई इसको क्रेडिट में डाल दिया है। अगर बेटा ये 2500 इधर आ जाएगा तो ये दोनों मिला के 12,500 होगा और ये भी 12,500, तो अकाउंट टैली हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आंसर सी आने वाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 26 वाला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, डैश इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो बेटा सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देखो पहला, ऑडिटर ओपिनियन देता है, ये तो ट्रू है। गाइस ओपिनियन का कोई गारंटी नहीं होता फ्यूचर में बिजनेस के लिए, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ओपिनियन ही देना है ना। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड एंड एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा ये ट्रू नहीं है, बराबर है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बेटा मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉय फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त फ्रॉड करता है, ट्रू है ये। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड। गाइस इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहेगा तो फ्रॉड होएगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो आगे आते हैं गाइस, एज पर एसए 240 ऐसे बोलेगा तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिटर को डिटेक्ट कर लिया एरर तो ऑडिटर क्या करेगा? तो गाइस वो ये करेगा, देखो ऑडिटर शुड एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गाइस वो एडजस्ट करेगा आर एडजस्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर, बराबर है। अच्छा 30 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑडिट ऐसे 2407 का लिमिटेशंस नहीं है? तो गाइस
ऑडिटर कैन नॉट रिलाई अपॉन एक्सपर्ट, क्योंकि वो बहुत बार रिलाई करता है। बेटा आगे आते हैं, द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज कब होगा, जब मैनेजमेंट के पूरा मैनेजमेंट एक आदमी के हाथ में रहेगा तो फ्रॉड होने के चांस बेटा क्या है, ज्यादा है। अच्छा आगे आते, इनमें से कौन से फैक्टर्स टू आइडेंटिफाइड एज अ फ्रॉड फैक्टर्स बाय द ऑडिटर। तो गाइस पहला ही स्टेटमेंट देखो, कंपनी इज प्लानिंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ of shares is raised as a additional capital for expansion। देखो बेटा आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार शेयर बेचता है, इसको हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का गाइस ये मोटिव है कि हम शेयर बेच रहे हैं, ये मोटिव नहीं है कि हम एडिशनल कैपिटल एक्सपांड कर रहे हैं। आईपीओ से कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल एफपीओ से आता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ये स्टेटमेंट जो है गाइस जो इसे इससे रिलेट नहीं करता। अच्छा आगे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेटा ये तीनों ट्रू है। चौथा देखिए, द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज प्राइमरी ऑडिट ऑब्जेक्टिव। आपको सिखाया था डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज नॉट प्राइमरी, इट इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स। बराबर याद रखिएगा, मतलब ये दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव है। अच्छा फिर आगे आते हैं, इन ऑडिटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा द प्राइमरी कंसर्न इज विथ, क्या करना चाहिए। तो गाइस आंसर इज ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग वेदर द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन प्रॉपरली reflect the economic event that occur during the accounting period। ये आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा आगे आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 35वां क्वेश्चन, सबसे कॉमन वे फॉर यूजर्स टू ऑब्टेन रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसके लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट स्टाफ होना चाहिए, तब रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन जिसमें द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। बराबर है। अच्छा, ऑडिटर एक्यूमुलेट्स एविडेंस टू किसको देना चाहिए, तो आंसर है रीच अ कंक्लूजन अबाउट द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर इस तरीके का एविडेंस कंक्लूड करेगा। अच्छा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग टू, गाइस स्टेटमेंट कौन बनाएगा, योर आंसर इज मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। चलिए, ऑडिटर्स बेस्ट डिफेंस व्हेन मटेरियल फ्रॉड्स आर नॉट डिस्कवर इज टू हैव conducted the audit। तो बेटा in accordance with the generally accepted auditing standard, उसके हिसाब से ये फॉलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज द मोस्ट करेक्ट रिगार्डिंग द एरर्स एंड फ्रॉड। तो बेटा एरर अनइंटेंशनल है और फ्रॉड इंटेंशनल है, ये सिखा चुका हूं। विंडो ड्रेसिंग में गाइस कमिटेड बाय हुम, तो विंडो ड्रेसिंग कंपनी के मैनेजमेंट कमिट करते। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑडिटर ने ये देख लिया कि कंपनी के बुक कीपर ने गाइस जो है वो अनइंटेंशनल यानी गलती से एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है द कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली सेल। तो ये मिस्टेक है, तो ये एरर है कि फ्रॉड है। तो बेटा योर आंसर इज एरर। चलो आगे आते हैं, अगर सेवरल एम्प्लॉई कंक्लूड टू फॉल्सिफाई डॉक्यूमेंट द चांस ऑफ नॉर्मल ऑडिट वुड अनकवर सच एक्ट इज वेरी लो। मतलब कि गाइस अगर बहुत सारे लोग ने मिलके कुछ झोल किया है तो गाइस ऑडिट में पकड़े जाने का चांस कम होता है। इफ इट इज probable that the judgment of a reasonable person will be changed or influenced by the omission or misstatement of information, then the trial, then the information is, guys वो क्या आएगा आंसर, मटेरियल। बराबर है। उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज वैसे तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, बराबर है, और भी बचे हुए कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट। अच्छा, ऑडिटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एवरीवन, वो भी मटेरियल वाले। कंप्लाई विथ लॉ एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, डिटरमाइनिंग द नोन लाइकली एरर्स और मिसस्टेटमेंट, उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, विच ऑफ द बेस्ट डिफाइंस फ्रॉड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिटिंग कंटेंट्स, उसके लिए बेटा फ्रॉड इज इंटेंशनली मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जानबूझ के अगर फ्रॉड किया है तो उससे फ्रॉड डिफाइन होता है, अगर गलती से कुछ हुआ है तो मिस्टेक है बेटा। 50वां क्वेश्चन आते हैं, कंपनी में इंटेंशनली अंडरस्टैंड अर्निंग व्हेन द इनकम इज हाई एंड टू क्रिएट डैश। गाइस, तो अगर ज्यादा इनकम है और वो उसको छुपाना है तो बेटा क्या क्रिएट करना पड़ेगा? बोलो, सीक्रेट रिजर्व। आगे आते हैं गाइस, डैश इज अ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज असेट, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हो जाता है। अच्छा गाइस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अनकवर फ्रॉड है? तो जो बाहर से ऑडिटर आते हैं गाइस, वो लोग जो है अनकवर फ्रॉड के लिए गाइस मैटर करते हैं। देखो, सेकंड है इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये तीनों अंदर के हैं और ये बाहर के है, बराबर है। आगे आते हैं बेटा, डैश इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, तो ये ऑडिटिंग का मीनिंग है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ाया था। ऑडिटिंग का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वाउचर को एग्जामिन करना होता है बेटा। अच्छा, फाइनेंशियल ऑडिट इज इंटेंडेड टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस, बराबर। आगे देखो क्या लिखा है, ऑडिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अपना ओपिनियन देना। इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? एरर्स एंड फ्रॉड ढूंढना। अच्छा बेटा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखिए, टू सबमिट द अकाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट क्यों सबमिट करना? ऑडिट के बाद तो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है बेटा। 58वां क्वेश्चन देखो, प्रोवाइडिंग मोर और लेस डेप्रिसिएशन ऑन असेट इज अ एग्जांपल ऑफ डैश। कैश का तो एग्जांपल नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का भी एग्जांपल यही है। एंट्री में गाइस गड़बड़ किया है, ये मोर लेस डेप्रिसिएशन किया है, मतलब आप असेट को बढ़ाना चाहते हो, ये विंडो ड्रेसिंग वाला सिस्टम है, बराबर है। अच्छा, तो ये एग्जांपल नन ऑफ द अबाव का है। अच्छा, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय डैश, तो सीक्रेट रिजर्व किसको अलाउड है? मैंने आपको सिखाया था बैंक्स को अलाउड है, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसकी वजह से कोई बैड डेट्स हो गया तो अगर इन्वेस्टर को बता दिया तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो बैंक्स कैन क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर विथ ऑब्जेक्टिव। बेटा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है खत्म। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ बोलना है, पूछना है, सो गाइस यू आर मोस्ट वेलकम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the next video guys we will start with chapter number 2. जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।